डियर फ्रेंड्स, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बारे में एंड इनफर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशन के बारे में। मतलब कि हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं और आपका वहाँ पे ये क्लियर होता है कि इनफर्टिलिटी देखी जा रही है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इनफर्टिलिटी के बारे में इन डिटेल से बता रखा है। जो इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं वो पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लें, जिसमें मैंने इनफर्टिलिटी के बारे में इन डिटेल से बताया है कि इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और क्या क्या इसके और भी अदर्स रीज़न देखे जाते हैं इनफर्टिलिटी के अंदर। अगर आपने वो सारी चीज़ें समझ ली है, जान ली है, तो ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी में इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होता है, इनफर्टिलिटी में ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो उसके कुछ बचे हुए पार्ट इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसमें होता है इन्वेस्टिगेशन में हिस्ट्री कलेक्शन। अगर हमारे पास कोई कपल आते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और वो अपना ये प्रॉब्लम रखते हैं कि शादी के 2 साल हो गए, शादी के 3 साल हो गए, नेचुरल ट्राई कर रहे हैं पर फेल हो जा रहा है, मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही है, ऐसी सारी चीज़ें अगर वो रखते हैं तो हमारा सबसे पहली चीज़ जो बनती है इन्वेस्टिगेशन में वो होती है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम उनकी सारी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। फिलहाल मैं मेल की बात कर रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मेल की कोई सर्जरी हुई थी, जैसे मैंने कल बताया था हर्नियोप्लास्टी, जिसमें कभी कोई डक्ट सीमेन को लेकर आती है, वो डक्ट कभी कट गई हो या कुछ ऐसी और भी कई सर्जरी हुई हो जिससे कुछ डिफेक्ट हो सकता है, तो हम सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। हाँ, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, कभी आपको कोई मम्स इन्फेक्शन तो नहीं था, कभी कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं थी। उसमें हम उस पर्सन का वेट चेक करते हैं कि कहीं ओबेसिटी तो रीज़न नहीं है। उसमें हम उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं कि उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका डाइट, उसका खान पान अच्छा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, वो अल्कोहलिक है, वो अल्कोहल लेता है, एडिक्शन है किसी ड्रग्स का। तो हम ओवरऑल सारी हिस्ट्री लेते हैं। देन हम उससे हिस्ट्री में पूछते हैं कि उसकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है, उसकी मैरिड लाइफ कैसी है, उसके वाइफ के साथ उसका लव लाइफ अच्छा है नहीं है। ये सारी हिस्ट्री ओवर जो भी उसका इन्वेस्टिगेशन है हमारे हिस्ट्री कलेक्शन में, वो सारी चीज़ें हम लेते हैं। एंड कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें यूरिन एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके कुछ हार्मोन की जांच की जाती है बॉडी के अंदर, उसके स्पेशली जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, जीएनआरएच हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उन हार्मोन की जांच होती है। एंड बॉडी का एग्जामिनेशन होता है, उसके पेल्विक पार्ट है स्पेशली उनका एग्जामिनेशन होगा, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया लोअर एब्डोमेन का, एंड स्कोटम, टेस्टिस, पेनिस, ये सारी चीज़ों का एक तरीके से एग्जामिनेशन होता है जिसे हम बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर ये सारी चीज़ें ओके मिलती हैं, इन सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा डॉक्टर को लगता है, तो उसके बाद इसमें जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस में उसके सीमेन को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसमें सारे इसे जांच की जाती है। आप सबने एक मूवी तो देखी होगी जो 2019 में आई थी, जो कि उस मूवी का नाम था गुड न्यूज़। उसमें जो अक्षय कुमार, करीना कपूर और एक कियारा आडवाणी रहती है, इसमें क्या दिखाता है कि 2 कपल होते हैं जो कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रही होती है। उसमें आपने देखा होगा अक्षय कुमार एक बॉक्स लेके जाते हैं, कल्चर बॉक्स, जिसमें वो सीमेन स्टोर करते हैं और स्टोर करके वो सामने काउंटर पे रखते हैं। तो वो इसलिए, हालांकि उसका जो एक मकसद था वो आईवीएफ के लिए था, बट वैसे ही जो वो पर्सन होता है जिसे हॉस्पिटल में एक बॉक्स दिया जाता है, छोटा सा कंटेनर, उसमें बोला जाता है कि आपको सीमेन इजेकुलेट करके लेकर आना है, तो उसका फिर जाके इन्वेस्टिगेशन होता है उस सीमेन का। उसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसका वॉल्यूम कितना है, 2 ml है या उससे ज़्यादा है, उस सीमेन का पीएच क्या है, 7.2 से 7.8 है तो अच्छा है, पीएच ज़्यादा या पीएच कम तो नहीं है, सीमेन का कंसंट्रेशन कितना है, टोटल स्पर्म कितने हैं। वैसे तो जनरली देखा जाए तो 1 ml सीमेन में 20 मिलियन स्पर्म पाया जाता है। तो क्या ये 20 मिलियन जो स्पर्म है वो सारे ही मोटाइल होते होंगे, क्या वो सारे ही जिंदा होते होंगे? ऐसा नहीं है। अगर उस टोटल जो 1 ml या 2 ml का सीमेन है उसमें से 15-20 स्पर्म भी अगर अच्छी मोटालिटी रखते होंगे, अच्छे कैपेसिटेंस होता होगा उनके अंदर, तो वो भी उतना काफ़ी है फर्टिलाइजेशन के लिए। बट अगर उससे भी कम है, मोटालिटी कम है, उसकी स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी है, जैसे कि हेड होना चाहिए सबसे टिप पे,
सबसे टिप पे एक्रोजोम होना चाहिए, फिर उसके गोल वाला जो एक पार्ट होता है जैसे आप अभी देख रहे हो वो हेड होता है, बीच वाला पार्ट है जो वो बॉडी है, एंड सबसे लास्ट पार्ट जो है वो टेल होता है। तो उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी है या नहीं, टोटल स्पर्म काउंट अच्छा है या नहीं, मोटेलिटी अच्छी है या नहीं, स्पर्म की लाइफ साइकिल अच्छी है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि इजेकुलेट होने के थोड़े ही देर बाद वो डेथ हो जाते हैं, जैसा कि 48 से 72 घंटे तक स्पर्म जो है वो जिंदा रह सकते हैं, तो वो उतने टाइम तक जिंदा है या नहीं है। वो एक तरीके से सारी उसकी सीमन एनालिसिस में सारी जांच की जाती है, एनालिसिस किया जाता है कि सब कुछ अच्छा है या नहीं है। तो इस वक्त जो चार्ट दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, वो इसी बेस पे एक टर्म डिसाइड किया जाता है, जैसे एस्पर्मिया। एस्पर्मिया का मतलब है इजेकुलेशन का नहीं होना। तो जैसे आपने एक ओलिगोहाइड्रोमनियोस, पॉलीहाइड्रोमनियोस एक टर्म सुना ही होगा कि ओलिगो का मतलब होता है कम, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा। तो वैसे ही इसमें जो सेकंड नंबर है ओलिगोस्पर्मिया, मतलब कि सीमेन के अंदर स्पर्म का अमाउंट बहुत कम है, तो उसे हम टर्म देते हैं ओलिगोस्पर्मिया। पॉलीस्पर्मिया में सीमेन के अंदर स्पर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 350 मिलियन पर ml से ज़्यादा, तो हम टर्म देते हैं पॉलीजूस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया होता है, एजोस्पर्मिया का मतलब है नो स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन। एस्थीनोजोस्पर्मिया रिड्यूस स्पर्म मोटेलिटी, जिसमें कि मोटेलिटी बहुत कम होती है। सीमेन के अंदर कुछ ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जो एक वाइट सेल होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और वैसे ही एक टर्म होता है नेक्रोजोस्पर्मिया। नेक्रोजोस्पर्मिया का मतलब है कि जो स्पर्म है वो डेड मिल रहे हैं। और टेट्राजूस्पर्मिया का मतलब होता है 70% स्पर्मेटोजोआ विद इन एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, मतलब कि 70% स्पर्म ऐसे हैं जो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी के पाए जा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं टेट्राजूस्पर्मिया। तो ऐसे सारे टर्म दिए जाते हैं जब सीमेन एनालिसिस में कुछ न कुछ कमियां आती हैं। तो अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। फ्रेंड्स, ये जो सारे एक प्रॉब्लम आती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जो हार्मोन अच्छे से वर्क करने चाहिए, जब वो हार्मोन अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, और जहाँ से इजेकुलेशन होना चाहिए उस डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, या फिर इरेक्शन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, या जो कहते हैं कि साइकोसेक्सुअल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इसके बाद जब उसका फाइनली कोई ना कोई एक निष्कर्ष निकल जाता है कि हाँ यही प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, इस चीज़ को ठीक करना है, तो उसके बाद वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। बेसिकली कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि अपना जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं हार्मोन से काम करता है, जैसे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, इन सब का बॉडी में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो भी हार्मोन बेस पे ही ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इसमें कुछ हार्मोन दिए जाते हैं जैसे हाइपोगोनाडोट्रोपिन, GnRH। इनकी मात्रा अगर बॉडी में कम हो जाए तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी है वो अच्छी नहीं देखी जाती है, और इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन मेल के अंदर, पुरुष के अंदर आ जाती है। तो ऐसे में HCG हार्मोन 5000 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर वंस और ट्विंस अ वीक देने को डॉक्टर एडवाइस करते हैं। HMG, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन, ये 75 से लेकर के 150 इंटरनेशनल यूनिट ऐड किया जाता है उसके सीमेन के अंदर हेल्दी स्पर्म की संख्या बढ़ाने के लिए, अच्छे से इजेकुलेशन के लिए ये सारे हार्मोन दिए जाते हैं। हाइपोगोनाडोट्रोपिक, हाइपोगोनाडिज्म, ये सारे मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जो कि उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे मेल में कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स में भी अगर देखें तो हमें कभी भी ऐसा मिलता है कि कोई फीमेल है, उसकी भी कुछ जांच करनी है, हिस्ट्री कलेक्शन वगैरह है, तो उसमें भी सबसे पहले हम उसका हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं। उसकी उम्र क्या है, कहीं वो 30 ईयर से ज़्यादा तो नहीं है, और कैसी है उसकी सेक्सुअल लाइफ, उसके हस्बैंड के साथ उसका लव लाइफ कैसा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। कहीं उसकी लाइफ में स्ट्रेस तो नहीं चल रहा है, क्या वो स्टेबल है या नहीं है, ओवरऑल सारी हिस्ट्री ली जाती है। मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, कभी आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हुई है जैसे आपका COPD, जिसमें आपके ओवेरियन पॉलिप्स हो जाते हैं। एंड सेकेंड होता है ओव्यूलेशन हिस्ट्री। ओव्यूलेशन हिस्ट्री में हम ये पूछते हैं कि आपका मेंसेस जो है वो टाइम पे आता है या नहीं है। अगर मेंसेस आता है तो उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 3 to 5 डेज होता है या इससे ज़्यादा होता है। ब्लीडिंग कितनी होती है, ज़्यादा होती है या कम होती है। ब्लीडिंग के साथ साथ जो एब्डोमेन पेन होता है, जिसे डिस्मिनोरिया बोलते हैं, कहीं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है या कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल फील ही नहीं होता है। तो हम ये सारी हिस्ट्री भी लेते हैं, प्लस ओव्यूलेशन हिस्ट्री लेते हैं कि आपका ओव्यूलेशन जो है, मतलब आपके जो मेंसेस आ रहे हैं वो प्रॉपर डेट पे होते हैं या 28 डेज से कम है या 28 डेज से ज़्यादा है। और ओव्यूलेशन के टाइम पे जो सिम्टम आते हैं लाइक वेजाइनली म्यूकस डिस्चार्ज होना, तो वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है। तो हम ऐसे सारे हिस्ट्री लेते हैं और उससे जो निष्कर्ष निकलता है उसके बाद हम उस पर एक्शन लेते हैं।
अब अगर हम बात करें इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की, तो इसमें एक सर्वाइकल म्यूकस स्टडी की जाती है। सर्वाइकल म्यूकस स्टडी में फीमेल के वेजाइनल से सर्विक्स पार्ट में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है उसको कलेक्ट करते हैं, उसकी विस्कोसिटी देखते हैं, उसमें चेक करते हैं कि वो सर्वाइकल म्यूकस है या नहीं है, ओव्यूलेशन से पहले जो सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज होता है वो अच्छा है नहीं है। तो एक तरीके से उसकी स्टडी की जाती है। वेजाइनल साइटोलॉजी, वेजाइनल साइटोलॉजी में हम ये देखते हैं कि कहीं वेजाइना का पीएच ज़्यादा तो नहीं है या पीएच कम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जो स्पर्म को इजेकुलेशन के बाद जिस स्पर्म को आगे जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि स्पर्म वेजाइना के अंदर ही डेड होके बाहर हो जाता है, वो आगे पहुंच ही नहीं पाता। तो ओवरऑल उसकी साइटोलॉजी क्या है, उसके अंदर का पीएच क्या है। हार्मोन एस्टिमेशन में देखा जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या है, सीरम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कैसे काम कर रहा है, उसके मेंसेस के पहले वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक लेवल पे जाता है या नहीं जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्ट्रांग है या नहीं है, जो बेसिकली प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करेगा। यूरिन एलएच क्या है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जाती है कि कहीं उसके एंडोमेट्रियम में कोई ऐसा तो नहीं कि कैंसरस सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। सोनोग्राफी टीवीएस की जाती है, जो कि ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं, ये भी किया जाता है, जिससे कि उसके इंटरनल पार्ट यानी कि वजाइना से लेकर के यूट्रस एंड सर्विक्स, इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस, ये सारी चीज़ों की जांच की जा सके कि एवरीथिंग नॉर्मल है या नहीं है। लेप्रोस्कोपी से भी देखा जाता है कि दोनों जो ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है, वो होलो स्ट्रक्चर है या नहीं है, उनके बीच में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। एंड प्रीवियस प्रेगनेंसी देखी जाती है कि क्या कभी भी लेडीज़ ने कंसीव नहीं किया, कभी किया है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, प्राइमरी में उसने एक बार कंसीव कर लिया हो। तो ओवरऑल ये सारी भी हिस्ट्री देखी जाती है। प्लस ये भी पूछा जाता है कि मेडिकल हिस्ट्री क्या है। ऐसा तो नहीं कि कभी आपको कोई रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी ऐसी ड्रग चली है जिसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता, या हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, कहीं कभी कोई फाइब्राइड तो नहीं हुआ है यूट्रस में, एबनॉर्मल शेप तो नहीं है यूट्रस का। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, ओवरऑल सारी स्टडी के बाद, फिर अगर उसके में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, सब कुछ ठीक है बट फर्टिलाइजेशन में ही इश्यूज़ हैं, तो उसमें फीमेल के अंदर भी एचसीजी हार्मोन लगाते हैं। एचसीजी हार्मोन लगाने के बाद उसके बाद हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग में उन्हें फिर कैलेंडर मेथड बताया जाता है कि आपका फर्टाइल पीरियड क्या है, यानी कि ओव्यूलेशन कब हो सकता है। आपके जो मेंसेस हैं उसके 14 डेज के बाद आपका एक फर्टाइल पीरियड है, उस टाइम पे क्वाइटस एक्ट करना, रिलेशन बनाना आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसे सारे हार्मोन को बॉडी में दे करके हस्बैंड वाइफ को दोनों को देन उनकी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग के बाद उनको एक करेक्ट डेट दिया जाता है कि इस डेट पे ओव्यूलेशन होने को है। उससे पहले भी जो लेडीज़ होती है उसको हॉस्पिटल में बुलाया जाता है एंड सोनोग्राफी करके देखा जाता है कि ओव्यूलेशन बिल्कुल तैयार है, ओव्यूलेशन होने वाला है। और नेक्स्ट डे उन्हें कब क्या करना है, रिलेशन में कैसे एक दूसरे के साथ होना है, वो सारी चीज़ें काउंसलिंग में उनको समझाई जाती है। उससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो 90% बढ़ जाते हैं, अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है, मेडिसिन के बाद, हार्मोन देने के बाद अगर होता है तो। ओवरऑल ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर किसी भी कपल को पेरेंट्स बनने में प्रॉब्लम आती है, तो अपना एक लास्ट जो सजेशन होता है डॉक्टरों के थ्रू, वो होता है आईवीएफ का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें होता ये है कि जो चीज़ें, जैसे फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो रहा है, एम्पुला पार्ट में हो रहा है, ओवम और स्पर्म फर्टाइल कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है एंड वो वापस से यूट्रस के अंदर आते हैं और धीरे 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 वो सारे न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई करके वहाँ से एक ग्रोथ कर रहा है एक बेबी को। तो ये चीज़, ये फर्टिलाइजेशन यूट्रस के अंदर ना करा के बाहर कराया जाता है। इसे ही जाइगोट बनने तक ट्यूब में रखा जाता है एंड बाद में इसे यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसे ही हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो बॉडी के अंदर ना होकर के बॉडी के बाहर किया जाता है। और वैसे ही नेचुरली सारी चीज़ें होती हैं। बेबी 9 मंथ यूट्रस के अंदर होता है और एक हेल्दी बेबी बन करके वो जन्म लेता है। आईवीएफ पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वॉच कर लें और वहाँ से भी जानकारी ले लें। इसके आगे की जानकारी, अगर इनफर्टिलिटी नहीं ठीक होती है तो हम आईवीएफ में कैसे जाते हैं और आईवीएफ में भी क्या क्या टाइप होते हैं, आईवीएफ में भी कैसे क्या परफॉर्म किया जाता है, सारी चीज़ें A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली है कि इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, कितने टाइप का होता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, सिम्टम क्या क्या होते हैं, इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, इनमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होते हैं एंड फाइनली अगर कोई फिर भी नहीं कैपेबल हो पा रहा है तो आईवीएफ कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। होप सो आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। ऐसे ही डेली के नोटिफिकेशन पाने के लिए, वीडियोस को पाने के लिए
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें फ्रेंड्स, बिकॉज मेरी वीडियो जितनी ज़्यादा आप देखेंगे, वॉच करेंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छा करूँगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।